आज हम लोग देखते हैं पूर्ति का नियम। इससे पूर्व की कक्षा में आप लोग देख चुके हैं मांग का नियम, पूर्ति क्या है तथा अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो मैक्रो, व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन इत्यादि आप देख चुके हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। जैसे आप पूर्ति में भली भांति समझ गए होंगे कि पूर्ति कौन करता है, विक्रेता, और उसका उद्देश्य क्या है, लाभ अधिक कमाना। लाभ अधिक उसे कब होगा, आप स्वयं अपने आप को विक्रेता मान लीजिए और सोचिए कि आपको लाभ कब होगा अधिक, जब प्राइस, वस्तु विक्रेता, पूर्ति में क्या होता है, विक्रेता, मांग में उपभोक्ता। उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है, आप कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें सस्ता मिले, अर्थात प्राइस कम। लेकिन अगर आप बेचते हैं तो सेलर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य लाभ अधिक। लाभ अधिक कब होगा, जब मूल्य, प्राइस कम होगा या अधिक होगा, जब प्राइस अधिक होगा। सप्लाई किस पर निर्भर कर रहा है, प्राइस पर। सप्लाई को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एस से। सप्लाई किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर। मांग भी किस पर निर्भर करता है, मूल्य पर। मांग एवं पूर्ति दोनों किस पर निर्भर करते हैं, मूल्य पर। तो आप समझ इतनी चीज़ें भली भांति समझ चुके हैं। जब प्राइस अधिक होगा तो विक्रेता क्या चाहेगा, अधिक वस्तु बेचना या कम, अधिक चाहेगा। और अगर प्राइस कम हो, सप्लाई कम। अब बाजार जाते हों कहीं भी कुछ भी वस्तु लेने, तो आप देखते होंगे अगर किसी वस्तु की प्राइस अधिक हो जाती है तो देखिएगा उस वस्तु के विक्रेता भी या तो बढ़ जाते हैं या ज़्यादा वस्तुएं आ जाती हैं। और भी कई कारण हैं, लेकिन यह एक सामान्य सिद्धांत है। जब प्राइस बढ़ेगा पूर्ति भी बढ़ेगी, जब प्राइस घटेगा पूर्ति भी घटेगी। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग एक तालिका का उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई वस्तु एक्स है, कोई वस्तु एक्स है। मूल्य और पूर्ति की मात्रा। मान लिया मूल्य 10 रुपये, तो पूर्ति कितनी होगी, कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। मान लिया पूर्ति 1000 है। चलिए कोई और संख्या आप बोल रहे हैं वही मान लिया जाए। आज मान लेते हैं 5000 इकाई में। कोई वस्तु मूल्य है रुपए में, कोई वस्तु का मूल्य 10 रुपया है, तो विक्रेता उसकी 5000 इकाई बेचने के लिए तैयार है। अब मान लेते हैं मूल्य बढ़ जाए, 15 रुपये हो जाए। अगर आप ही विक्रेता हैं और मूल्य बढ़ जाए तो आप कम बेचना चाहेंगे या अधिक,
लाभ अधिक होगा मूल्य बढ़ने के कारण, तो आप क्या चाहेंगे, अधिक बेचना। मान लेते हैं अब विक्रेता 5,500 इकाई बेचने के लिए तैयार है। मान लेते हैं और मूल्य बढ़ जाए, 20 रुपये हो जाए, देखिएगा वह और ज़्यादा बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उससे मूल्य और अधिक मिलेगा, लाभ और अधिक होगा। इसी प्रकार अगर और मूल्य बढ़ जाए तो वह और अधिक बेचने के लिए तैयार होगा। आप कोई भी आंकड़े रख सकते हैं, 10 रुपये, 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लेते हैं 100 कर दीजिए, 150, 200 रखने की आवश्यकता नहीं, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, अधिक भी, थोड़ा सा, लेकिन एक सिलसिला में रखेंगे ताकि समझने में ईजी। 10 से हमने 100 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये था, 5,000 बेचने के लिए तत्पर था, 150 मूल्य बढ़ गए, 50 रुपये और अधिक वह बेचना चाह रहा है, बिक्री के लिए तत्पर है, क्योंकि उसे लाभ अधिक होगा और प्राइस बढ़ गया और वह अधिक बेचने के लिए तैयार है। आप गौर करेंगे क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पूर्ति की मात्रा, आप देखिए ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई दिक्कत, क्योंकि यह इसके उद्देश्य से ही यह करा रहे हैं। विक्रेता का उद्देश्य है लाभ अधिक करना। लाभ अधिक उसी समय होगा जब प्राइस अधिक होगा, सिंपल। अब हम एक और दूसरा तालिका देखते हैं। मान लेते हैं यह टेबल ए है, अब इधर बी बना देते हैं। मान लेते हैं एक्स वस्तु ही है, मान लेते हैं किसी वस्तु का मूल्य 300 है, मान लिया। कोई ऐसा नहीं है कि आप 300 नहीं मानना, आपको 30 मानना हो, 3 मानना हो, 3 लाख मानना हो, कोई अंतर इससे नहीं होगा। लेकिन एक सहूलियत के लिए मान लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तालिका के ए पार्ट और बी पार्ट को कोरिलेट कर दिया, 300। तो मान लेते हैं वह 7,000 इकाई बेचने के लिए तैयार था। अब प्राइस घटकर मान लेते हैं 250, उसकी लाभ कम हो जाएगी तो वह कम बेचना चाहेगा, तो पूर्ति की मात्रा भी वह कम कर देता है। इसी प्रकार अगर और मूल्य घट जाए तो वह और बिक्री की मात्रा को कम कर देगा। इसी प्रकार और अगर प्राइस घट जाए तो वह और पूर्ति की मात्रा को कम कर देगा। आप देखेंगे यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस घट रही है, पूर्ति की मात्रा, सप्लाई घट रही है। यही हमारा पूर्ति का सिद्धांत है। जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाएगा पूर्ति की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मूल्य में कमी होती जाएगी पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती जाएगी। यहाँ मांग की तरह वाइस वर्सा नहीं लिखेंगे, क्योंकि उल्टा नहीं। कोई दिक्कत पूर्ति के नियम में, समझ गए? तो आज हम लोग
पूर्ति के नियम देख रहे हैं, समझ गए। एक बार पुनः समाप्त करते हैं। इसमें भी हम लोग मांग की तरह तालिका बनाएंगे, रेखा चित्र से स्पष्ट करेंगे। तो पूर्ति का क्या नियम है? बस हमारा पूर्ति का क्या नियम है आपको पहले भी बताए हैं। यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो, यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो, यह पहले लिख देना। क्यों? पूर्व की कक्षा में किन्हीं को, कुछ लोग शायद इस वाक्य को नहीं समझ पाए। पुनः इसे एक्सप्लेन करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अन्य बातें, जैसे आप देख रहे हैं, सप्लाई किस पर निर्भर करता है? प्राइस पर। लेकिन केवल प्राइस ही तो नहीं है, कई और भी कारण हैं। मान लेते हैं उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, वस्तु ज़्यादा हो जाएगी, प्राइस बढ़ने की जगह घट जाएगी। कोई नया वस्तु आ जाए जो आपके पूरे व्यवहार को ही चेंज कर दे। जैसे एक समय रेडियो था, आज रेडियो बाजार से आउट हो गई। एक समय पेजर, आप लोग नाम शायद सुने होंगे, लेकिन जब भारत में टेलीकॉम इंडस्ट्री का उद्भव हुआ तो शुरुआत में पेजर आया था जिसमें मैसेज लिखा हुआ आता था, काफ़ी कॉस्टली थी। मोबाइल फ़ोन के आगमन से पेजर इंडस्ट्री, पेजर वस्तु समाप्त हो गई। तो इन सारे जो कारण हैं जिसके कारण हमारी पूर्ति पर प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है, तो इन कारणों को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, तभी यह नियम लागू होगा। अगर इन सारे कारणों को भी लेंगे तो पूर्ति के नियम या कोई भी नियम समझने में कठिनाई भी होंगी, उसके किंतु परंतु भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें अपवाद में आ जाती हैं। जैसे मांग के नियम में था, टेस्ट, रुचि, आय चेंज हो जाए तो फिर वह नियम फॉलो नहीं करता, वह मांग के नियम के अपवाद हुए। उसी प्रकार पूर्ति में प्रोडक्शन बढ़ जाए, नई वस्तु आ जाए, आपका टेस्ट बदल जाए, टेस्ट भी है, आपकी रुचि बदल जाए। आज आपको आलू पसंद है, कल ना पसंद रहे, तो फिर यह प्राइस बढ़ने और घटने से पूर्ति की मात्रा निर्भर नहीं भी करेगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ें जिन पर पूर्ति निर्भर करती है, लेकिन उसको हम लोग अलग रखते हैं। इन सारी चीज़ों को, टेस्ट, रुचि, प्रोडक्शन, आय, स्तर, ताकि हमारा जो मूल्य पर केवल एक कंसंट्रेशन होना चाहिए वो वहाँ, मूल्य और पूर्ति का सम। क्लियर है? अन्य बातें स्थिर रहने का क्या अर्थ है कि इस नियम में, कोई भी नियम में जो अन्य चीज़ें भी प्रभावित करती हैं उसको अलग रख देना। ऐसा नहीं कि परमानेंट अलग रख देना है, उसका भी अध्ययन करते हैं, लेकिन उसको अपवाद की तरह विशेष कंडीशन में करते हैं। जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन हुआ, प्राइस, पूर्ति बढ़े या ना बढ़े, बहुत चीज़ वस्तुओं की प्राइस कम हो, क्योंकि लोगों की आय कम हो गई, मांग कम हो गई। वस्तु तो थे, लॉकडाउन के शुरुआत में वस्तुएं थी, लेकिन जब सारी अर्थव्यवस्था बंद हो गई
तो वस्तुओं का कमी होगी, फिर भी प्राइस नहीं बढ़ा, क्योंकि लोगों की मांग कम होगी। तो इन कारणों को हम लोग अलग रख देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ से समझने के लिए। ऐसा नहीं कि इसको पूरी तरह साइड कर दें। तो अन्य बातों में हम लोग उन चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे प्रभाव पड़ता है, लेकिन थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अब सभी की तो आय नहीं बढ़ जाएगी, सभी की तो रुचि नहीं बदल जाएगी, लेकिन उसका कुछ न कुछ तो प्रभाव पूर्ति पर पड़ेगा। 7,000 की जगह 2 ही कम हो सकता है। तो उन छोटी चीज़ों को हम लोग अलग कर देते हैं, जिसको अपवाद, और इसे इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या मान लेते हैं, मान्यता, अजम्पशन। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं पूर्ति के नियम में। तो यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़ेगी, और प्राइस घटेगा तो पूर्ति की मात्रा भी घटेगी। दोनों में कैसा संबंध है, सीधा। मांग में कैसा था, विपरीत। पूर्ति में सीधा संबंध है। यही हमारा पूर्ति का नियम भी है। आप लोग नोट्स बनाएंगे, सुनकर धीरे धीरे रोक कर, वीडियो रोक कर भी आवाज़ को रिपीट करके सुन लेंगे और बना लेंगे। तो मांग का नियम आप कैसे लिखेंगे, पूर्ति का नियम, यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो जैसे जैसे किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती चली जाती है, उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है, तथा जैसे जैसे मूल्य में कमी होती जाती है, उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती चली जाती है। मांग में आप क्या देखे थे, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। यहाँ क्या होगा, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई। ठीक है, पूर्ति के नियम क्या होगा, यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो जैसे जैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होती चली जाती है, उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती चली जाती है, तथा जैसे जैसे उस वस्तु की मूल्य में कमी होती जाती है, उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती चली जाती है। इसे हम निम्न तालिका द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मान लिया कोई वस्तु X है, मान लिया कोई वस्तु X है, उसका प्रारंभिक मूल्य 100 है, तो कोई विक्रेता उसकी 5,000 इकाइयाँ बिक्री के लिए तत्पर है। मान लिया मूल्य में वृद्धि होती है, 100 से बढ़कर मूल्य 150 रुपये हो जाती है, तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी 5,000 से बढ़कर 5,500 इकाई हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर क्रमशः 200, 250 एवं 300 रुपये हो जाती है, तो उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा भी 5,500 से बढ़कर 6,000, 6,500 एवं 7,000 इकाइयाँ हो जाती है। इसी प्रकार तालिका के पार्ट बी भाग बी से स्पष्ट है कि जब मान लिया वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 300 रुपये था, तो वस्तु की पूर्ति की मात्रा 7,000 इकाइयाँ थी। इसी प्रकार जब मूल्य घटकर 250 रुपये, 200 रुपये, 150 रुपये, 100 रुपये हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा भी 7,000 से घटकर 6,500, 6,000, 5,500 एवं 5,000 इकाई हो जाती है। स्पष्ट है कि जब मूल्य में वृद्धि होती है, पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती है, तथा मूल्य में कमी होती है, तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती है। तालिका से स्पष्ट होता है, जैसे जैसे मूल्य में वृद्धि होती जाती है,
पूर्ति की मात्रा में भी वृद्धि होती जाती है तथा मूल्य में कमी होती जाती है, तो पूर्ति की मात्रा में भी कमी होती जाती है। इसे हम एक रेखा चित्र से भी आसानी से दर्शा सकते हैं। अब इसी तालिका को हम लोग एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करेंगे। रेखा चित्र में एक्स एक्सिस बना लीजिएगा, वाई एक्सिस को दर्शा दीजिएगा, एक और पूर्ति की मात्रा को दर्शा दीजिएगा, दूसरी ओर मूल्य को दर्शा दीजिएगा। वाई एक्सिस पर मूल्य को दर्शाया गया है, एक्स एक्सिस पर पूर्ति की मात्रा को। तालिका आप देखते जाएंगे, नोट कर लिए होंगे तालिका। अब तालिका में आप देखिए, जब मूल्य 100 था तो पूर्ति 5000 इकाई। जब मूल्य बढ़कर 150 हो गया होगा तब पूर्ति भी बढ़कर 5500 इकाई। जब मूल्य और बढ़कर 200 हो गया होगा पूर्ति 6000। मूल्य और बढ़कर 250 तो 6500, और इसी प्रकार 300 जब मूल्य हो गए होंगे तो 7000। आप इन सारे बिंदुओं को मिला दीजिए और जो सीधी रेखा मिलेगी उसका नाम दे दीजिए एस एस। एस एस क्या है? आपकी पूर्ति वक्र, सप्लाई कर्व। अब देखेंगे पूर्ति वक्र ऊपर की ओर है। इसे हम पूर्ति के नियम को रेखा चित्र द्वारा आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए जब रेखा चित्र में वाई एक्सिस पर मूल्य को, एक्स एक्सिस पर पूर्ति की मात्रा को दर्शाया गया है। जब मूल्य 100 रुपये है तो पूर्ति की मात्रा 5000 इकाई है। जब मूल्य बढ़कर 150, 100 पर आप देखिए, जब 150 तो पूर्ति की मात्रा 5500 हो गई। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 200 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर 6000 हो जाती है। इसी प्रकार जब मूल्य बढ़कर 250, 300 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी बढ़कर 6500 एवं 7000 इकाई हो जाती है। इसी पूर्ति वक्र एस एस से पुनः स्पष्ट है कि जब मूल्य 300 है तो पूर्ति की मात्रा 7000 इकाई है। जब मूल्य घटकर 250 हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी 7000 से घटकर 6500 इकाई हो जाती है। मूल्य घटकर 250 से 200, 150, 100 रुपये हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी 6000, 5500 एवं 5000 इकाई हो जाती है। स्पष्ट है
रेखा चित्र से भी कि जब प्राइस बढ़ता है तो आप देखेंगे पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है, तथा जब मूल्य इधर से आप देखेंगे घटता है तो पूर्ति की मात्रा भी आप देखेंगे घटता है। जब प्राइस घटता है, कम होती जाती है, पूर्ति की मात्रा भी कम होती चली जाती है, जो पूर्ति के नियम को स्पष्ट करता है। एस पूर्ति वक्र है। उम्मीद करते हैं पूर्ति का नियम भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर कहीं भी कठिनाई हो तो प्रश्न अवश्य पूछें, कमेंट करें, रिप्लाई करें। आपको यथासंभव प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं, आपको संतुष्टि लायक उत्तर बता सकूं। धन्यवाद।